नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मनी मैटर्स में। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो लेके आया हूं और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कहां पर हम इन्वेस्टमेंट करते टाइम गलतियां करते हैं। इसी सारी जो भी आप गलती है उनको कैसे सुधार सकते हैं और क्यों इन गलतियों को ना करें, यही सब इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ इसको शेयर कमेंट और अगर नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी करिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात होती है कि निवेश होता क्या है। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे जो भारतीय लोग हैं वो निवेश को जानते ही नहीं हैं, या फिर उनको जो समझाने वाले हैं वो भी मिस सेलिंग करते हैं और अपने प्रोडक्ट को किसी तरीके से उनको बेचना चाहते हैं। इस वजह से उनको यही नहीं पता होता है कि जो वो निवेश कर रहे हैं वो सही है या गलत है। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रोकर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपको ज़बरदस्ती कोई प्रॉपर्टी बेचने की बात करेंगे। बहुत से आपको बीमा वाले हैं जो बीमा आपको ज़बरदस्ती बोलेंगे नहीं आप इसको परचेज कर लो, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, विदाउट आपको उसकी फुल इन्फॉर्मेशन दिए हुए। वो एक लमसम अमाउंट आपको बताएंगे कि आपको इतना मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, और आप इन लोगों के चक्कर में पड़ के अपना बहुमूल्य पैसा, जो कि आपको रिटर्न जब आप पे उसका गेन मिलता है तो 2 या 3% का मिलता है और लास्ट में आपको जो एक्सपेक्ट होता है वो नहीं मिलता है। तो यही सारी गलतियां और इनका कैलकुलेशन पूरा सब आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला है कि सोना। भारत के अंदर में जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लोग सोने के आभूषण बनाने के शौकीन होते हैं और उनको ये लगता है कि हमने जो स्वर्ण आभूषण बनाए हैं, सोने के गहने बनाए हैं, वो हमारा बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। पर ये बात ऐसी नहीं है। सोने के को खरीदना और इसको रखना, आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सोना भारतीय घरों में पड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही दिक्कत वाली बात है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत सारे सॉवरेन वो स्कीम्स लेके आती है जिसमें कि आपका गोल्ड को वो बैंक में किसी तरीके से लाना चाहती है। पर लोगों का इतना लगाव है कि ये स्कीम्स अभी तक उतनी सफल नहीं हो पाई हैं जितना कि इनको होना चाहिए। और वो आपको गवर्नमेंट 2% का गारंटी रिटर्न भी देती है। जो अप्रिसिएशन आपके गोल्ड के ऊपर होगा, जो मतलब बढ़ेगा रेट, वो तो आपको मिलेगा ही, बट फिर भी लोग देना नहीं चाहते हैं क्योंकि सोने से भारतीय लोगों का जुड़ाव बहुत ही ज़्यादा है। पर क्या सोने में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो सही है? सोने के गहने खरीदना सही है नहीं है? तो किस तरीके से खरीदें वो जानिए। तो सबसे पहले है क्या, गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको पेपर गोल्ड की तरह होता है। आप किसी भी सोने की यूनिट्स खरीदते हैं और उसका जब रेट बढ़ता या घटता है उसी के कारण आज की डेट में आपको म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत सारी स्कीम्स मिल जाएंगी जो गोल्ड रिलेटेड है, गोल्ड की परफॉर्मेंस के ऊपर चलती हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करके गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हैं, जिसको कि आप पेपर गोल्ड भी बोल सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इसमें आपको किसी तरीके का कुछ भी ब्रोकरेज वगैरह ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। जो आपको वन टाइम ब्रोकरेज है वही लगता है, और जरोदा जैसी जगह से आप खरीदते हैं तो वही बहुत ही मिनिमम होता है। और यहीं पे बात अगर हम कर लेते हैं कि सोने के गहनों की, तो सोने के गहने जब आप खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर 9% से लेकर 25% तक मेकिंग चार्ज लगा होता है। और जब आप उसी सोने के गहनों को बेचने जाते हैं तो वो गहने आपको मेकिंग चार्ज काटने के बाद ही दुकानदार एक्सेप्ट करता है, तो जो कि बहुत ही घाटे का सौदा होता है। और इस तरीके से आपको जो रकम आपने लगाई हुई है सोने की, वही आपको लगभग आपको 2 4 5 साल बाद मिलती है, जब आपको लगता है कि नहीं मेरा ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही मुझे गलत इन्वेस्टमेंट मेरा हो गया। तो इसलिए सोने के गहनों में कभी भी इन्वेस्ट ना करें। हाँ, सोने के सिक्के फिर भी आपको रेट टू रेट जाते हैं, जो मार्केट रेट चल रहा होता है गोल्ड का वही उसी रेट पे आपको सोने के सिक्के सेल हो जाते हैं। इसलिए सोने के सिक्के भी आप ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है, अगर आपको, अब इसमें मेन चीज़ है कि अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड ईटीएफ, ये दो ही तरीके होने चाहिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पर स्वर्ण आभूषण जो कि एक ललक है, आपको पता होना चाहिए कि आप फिजिकल गोल्ड जब रखते हैं तो उसके चोरी होने का डर, या फिर पार्टी फंक्शंस में आप पहन के जाते हैं तो टूट के गिरने का, इस तरीके के डर से भी आपको बचाव ये कॉइन्स और गोल्ड ईटीएफ देता है। तो गोल्ड में सही निवेश गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड कॉइन्स के रूप में ही करना चाहिए। गहने आप सिर्फ उतने ही खरीदें, उतने ही बनवाएं जितने आपको ज़रूरत है। आवश्यकता से ज़्यादा गहने आपको नुकसान ही देंगे। ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही खराब इन्वेस्टमेंट आपका होगा। नेक्स्ट जो आपका है मकान या फ्लैट खरीदना। देखिए, फ्लैट खरीदने के तो मैं वैसे भी फेवर में बहुत कम रहता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं फ्लैट एक अच्छा ट्रेंड है, बट अगर आपको जब बेचना होता है तो उस टाइम पे आपको पूरा कैलकुलेशन मैं बताऊंगा कैसे आपको नुकसान देता है फ्लैट। ज़मीन खरीदना ज़्यादा बेटर होता है, या फिर आप जो रा हाउस खरीदते हैं, जो इंडिपेंडेंट हाउस बोलते हैं जिसको, वो खरीदते हैं, वो फिर भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है। क्योंकि अगर उसके ऊपर आपने
आप अभी अगर रेट बढ़ते भी हैं तो 2 या 3 बिल्डिंग बना मंजिल आप उसकी बना के उसमें एक दो को रेंट आउट कर सकते हैं और एक में आप रह सकते हैं, तो आपको कुछ अर्निंग भी होगी। बट अगर आप फ्लैट खरीदते हैं तो फ्लैट में इस तरीके से नहीं होता है। अब फ्लैट आप देख लीजिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 25 लाख का फ्लैट जो 2 BHK में वैसे तो मिलता नहीं है, एक में फॉर एग्जांपल आपको एक बता रहा हूँ। देखिए एग्जांपल 1 है, इसमें 25 लाख का अगर आप लोन उसमें फ्लैट के लिए 20 लाख का अगर लोन लेते हो, जो वो लोन है 10 साल के लिए 9% के अगर रेट से भी आप ले रहे हैं, तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट 20 लाख और प्लस उसके साथ में 10,40,218 रुपये इनकम जो इसकी इंटरेस्ट है वो भरना पड़ता है। और आपके जो 5 लाख रुपए लगे हुए हैं, इसके साथ साथ में आपको जो फ्लैट्स होता है या मकान है आपका, उसका मेंटेनेंस भी लगभग 2,000 रुपये महीने आ जाता है। लगभग अगर उसका अगर मान लीजिए तो आपको 10 साल के अंदर में आपका ये जो कॉस्ट पड़ती है 1,20,000। और इसके साथ में आपका जो रंगाई पुताई वगैरह इसका जो अलग से अगर आप मान लीजिए अगर साल में एक बार या 2 बार भी कराते हैं, 2 साल में एक बार कराते हैं, तो भी आपको लगभग 30,000 रुपये 10 साल में बड़े आराम से चले जाते हैं। क्योंकि एक रंगाई पुताई में ही आपका कम से कम 15 से 20,000 रुपये होता है, और इससे भी ज़्यादा अगर हो जाता है, क्योंकि मैं तो इसको फील करके देखा, पर मैं बहुत ही मिनिमम चार्जेस लगा रहा हूँ। तो आप इस तरीके से टोटल आपका इन जो निवेश हो जाता है 10 साल बाद, वो 36,50,000 का होता है। और जो फ्लैट आपने 25 लाख का खरीदा है 1 BHK या 2 BHK जो भी है, वो 36 लाख रुपए में आदमी क्यों खरीदेगा 10 साल बाद, 10 साल पुराना फ्लैट जिसकी की हालत भी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो ये एक अच्छा रिटर्न नहीं माना जा सकता है। अगर आप इसमें रहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं रहते हैं तो ये ठीक नहीं है। अगर इसी चीज़ को आप देख लीजिए कि दूसरा अगर एग्जांपल लीजिए कि अगर आपने यही अपने इन्वेस्टमेंट का जो रेट है वो आपने बढ़ा दिया है, आपने टर्म बढ़ा दिया है रिपेमेंट का, तो 20 साल कर दिया, तो उस जगह पे आपको देख लिया लगभग कॉस्ट आपकी 49 लाख के आसपास का वही फ्लैट पड़ेगा 20 साल बाद। और 20 साल बाद जब 49,000 का पड़ता है, तो आप खुद सोचिए कि जो 25 लाख की प्रॉपर्टी थी 49 लाख की आपकी प्रॉपर्टी हो रही है जाके, तो क्यों आदमी आपका 49-50 लाख रुपए का 20 साल पुराना फ्लैट खरीदेगा, जबकि उसको अच्छे एरिया में इसी रेट पे दूसरा मिल जाएगा। ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ। हालांकि आज की डेट में आपको 25 लाख का 2 BHK फ्लैट मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो अब आपको ये सोचना है, उसके ऊपर आपकी मंथली EMI भी देख लीजिए 25,000 आ रही है, और बहुत कम होती है। 25,335 रुपये की EMI कम नहीं होती। 25,000 रुपये, इसका मतलब कि कम से कम आपकी जो अर्निंग होनी चाहिए 60,000 रुपये पर मंथ होनी चाहिए, तब आप इस तरीके के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि 45% से ज़्यादा आपको कभी भी नहीं देना है, आपके अन्य खर्चे भी होते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है कार खरीदना। तो कार खरीदना ये भी एक तरीके से, मैं तो अपने आप को ये बताऊंगा, बेवकूफ़ी ही है। बहुत से लोग सिर्फ शौक में, भारत के अंदर में होता क्या है कि लोग शौक में कार खरीदते हैं, उनको सिर्फ शो ऑफ करना होता है कि मुझे, जबकि रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। अगर आपको घर से 5 या 10 किलोमीटर के रेडियस में आपका ऑफिस है, तो आप बड़े इजीली रिक्शा या टेम्पू या किसी से भी जा सकते हैं, या फिर आप अगर बस वगैरह यूज करते हैं तो भी आप जा सकते हैं। उसका भी चार्जेस बहुत ही मिनिमम होंगे। अगर आप वही चीज अपने कार को करते हैं तो कार के ऊपर मेंटेनेंस वगैरह ये सब बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको एक इसमें भी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप मान लीजिए आपका 26 दिन आप वर्किंग पे जा रहे हैं, 4 संडे अगर महीने में निकाल दें, तो उसके बाद अगर 50 रुपये भी, जो कि बहुत ज्यादा है, अगर 10 किलोमीटर के रेडियस में आपका ऑफिस है, तो 120 यानी कि करीबन 10 साल के अंदर में आप 1,56,000 रुपये खर्च करते हैं। वो भी विदाउट कोई मतलब मेंटेनेंस नहीं करना कार का, कोई आपकी कार खराब हो जाए इस चीज़ का कोई डर नहीं है, इंश्योरेंस का आपको टेंशन नहीं है। और यहीं अगर कैलकुलेशन हम कार लोन के ऊपर करते हैं, तो कार लोन मान लीजिए कि कोई, मेरा ही समझ लीजिए विनय ने 4 लाख के कोई कार खरीदता है, डाउन पेमेंट पर 10% के, क्योंकि इसके जो कार पेमेंट होता है उसके रेट थोड़े से ज़्यादा होते हैं होम लोन से। 10% पे अगर आपको मिल रहा है तो आपको 6640 रुपये पर महीने आपको देने होंगे। इसमें इंश्योरेंस शामिल नहीं हो। लगभग खर्चा जब आपका 10 साल बाद होगा, 10 साल में ये कार की वैल्यू आपकी हो जाएगी 8 लाख के आसपास में। और आप सोचिए, जो चीज़ आप 10 साल में 1,56,000 रुपये के आसपास में खर्च करके यूज कर रहे थे, वही चीज आपकी 8 लाख में। इसमें आपका पेट्रोल का खर्चा इसमें शामिल नहीं है, इसमें आपका इंश्योरेंस कवर शामिल नहीं है, और भी इसमें आपके जो मेंटेनेंस वगैरह होती है कार की वो शामिल नहीं है। तो आप खुद सोचिए, कार खरीदना किसी भी एंगल से सही डिसीजन नहीं है। आज की डेट में आप उबर, ओला वगैरह जो कैब है उसको भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको कहीं कार ही ले जानी है तो, और कार पूल कर सकते हैं, वो भी एक बढ़िया डिसीजन है। इसलिए ये कार खरीदना भी मेरी समझ में बिल्कुल गलत डिसीजन है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको किस तरीके से यूज करना है। तो ये 3 मुझे लगे थे कि
आपको मतलब सही नहीं है तरीके मैंने आपको बताया। लास्ट आपको एक और बताता हूँ, जीवन बीमा। बहुत से लोग एक्चुअली होता क्या है कि इंश्योरेंस का मूल जो उद्देश्य है वही नहीं समझते हैं। इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है? इंश्योरेंस एक्चुअली लिया जाता है यदि आप जीवित ना रहें तो आपके पीछे आपके बच्चों का, आपके परिवार का जो ख्याल रखे उतना अमाउंट किसी बीमा कंपनी या एलआईसी के द्वारा मिल जाए। बट होता क्या, यहाँ मिस सेलिंग होती है। यहाँ पे बहुत सारी बीमा कंपनी आज की डेट में मार्केट के अंदर में अवेलेबल हैं, जैसे फ्यूचर जर्नल्स हो गया, एगॉन लाइफ, टाटा, बजाज, स्त्री, मैक्स, बहुत सारे एडेलविस, टोक्यो, मतलब इतने ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज मार्केट में अवेलेबल है। तो हो गया है अब आज की डेट में बहुत ज्यादा कंपटीशन। और सबसे ज्यादा मेरी मिस सेलिंग जो की है वो एलआईसी ने की है। एलआईसी इतना मिस सेलिंग किसी ने किया नहीं है। एलआईसी के बाद ही बाकी जो कंपटीटर उसके आए हैं उन्होंने मिस सेलिंग शुरू किया है। वो तो मिस सेलिंग होती किस तरीके से है कि आपको जो भी एजेंट आता है उसका एक टारगेट होता है कि साल में उसको 12 पॉलिसीज सेल करनी ही करनी है। अगर उसको अपने जो है कंपनी से जुड़ा रहना है तो 12 पॉलिसी सेल करने के चक्कर में आपको बिना जाने बिना कुछ कहे आपने ये भी सुना होगा, आपके पास कॉल भी आते होंगे जिसमें बोलता होगा कि आप 1,000 रुपए महीने के हिसाब से 12,000 रुपए साल का इन्वेस्ट कीजिए, आपको इतना पैसा रिटर्न मिलेगा, ये होगा वो होगा। आपको समझना चाहिए कि सबसे पहले कि इंश्योरेंस आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मार्केट में अवेलेबल है। आपको अगर खुद करना है एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं, एफडी है, पीपीएफ है, शेयर मार्केट है, बहुत सारी जगह है जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट आपका को करना है, वहां से आपको पैसा रिटर्न मिलेगा। बट अगर इंश्योरेंस आप ले रहे हैं तो इंश्योरेंस को आप इंश्योरेंस की तरह ही लें। और सबसे ज्यादा होता है कि जब आपको कैशबैक वाली पॉलिसीज बेची जाती हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिसमें कि आपको 5 साल में 10 साल के अंदर में जो पे आउट होता है पॉलिसी की तरफ से वो बहुत ही गलत, मतलब मेरी समझ में बहुत ही घटिया पॉलिसी है। यूलिप्स वगैरह फिर भी बहुत अच्छे हैं। यूलिप्स में आपको इंश्योरेंस प्लस ठीक ठाक लमसम अमाउंट भी मिल जाता है। बट अगर ट्रेडिशनल पॉलिसी की बात करें तो मुझे नहीं समझ में आता कि लोग क्यों लेते हैं। आपको एक टर्म इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा तीसरा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करना चाहिए। तो ये होता है टर्म इंश्योरेंस। आपको अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आप उसका 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। अगर इसी तरीके से आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस तो अपने परिवार के लिए लेना ही लेना चाहिए, आप चाहे किसी भी जॉब में हो, क्योंकि कंपनी जब आपको छोड़ती है तो आपका इंश्योरेंस खत्म हो जाता है। वहीं आप किसी कंपनी के साथ में अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो जैसे मैक्स हो गया, स्टार हो गया या अपोलो म्यूनिक हो गया, ये कंपनियां आपको अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर मैं अलग से एक पूरा वीडियो बनाऊंगा और कोशिश रहेगी कि उसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूं। पर ये टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा आपको किसी भी तरीके का इंश्योरेंस मेरी समझ में नहीं लेना चाहिए। और इस इंश्योरेंस को आप इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल ही ना समझें। तो ये तीसरी जो मिस सेलिंग होती है इससे आप बचने की कोशिश करें। तो ये मैं आपको 3 बताया, जो नंबर 1 इंश्योरेंस, नंबर 2 कार, नंबर 3 फ्लैट और नंबर 4 आपको गोल्ड। इन चारों में किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है ये आपको मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद आया। अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके भी कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या इसमें अच्छा नहीं लगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी नोट पे वीडियो करते हैं वाइंड अप।